नमस्कार। RWA SSC एग्जाम्स के नोट्स से भारत के भूगोल को समझने की हमारी कोशिश जारी है और आज हम कुछ और अद्भुत भौगोलिक विशेषताओं को जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बात करेंगे पूर्वी घाट की, फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान की, और इसी मैदान के दो बहुत ही कह सकते हैं अनोखे हिस्से, भाबर और तराई क्षेत्र। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी घाट की। ये भारत के पूर्वी तट के साथ साथ चलने वाली एक बहुत ही अहम और काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, सबसे पहले इसकी ऊंचाई को देखते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई आप कह सकते हैं 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। हाँ, ये पश्चिमी घाट से थोड़े कम ऊंचे हैं और यही बात इन्हें एक खास पहचान और एक अलग तरह का इकोसिस्टम भी देती है। अच्छा, तो ये फैले कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रृंखला उत्तर में महानदी से शुरू होती है और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक चली जाती है। मतलब सोचिए जरा, ये कितना लंबा और कितना महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। अब देखिए, हर पर्वत श्रृंखला की अपनी सबसे ऊंची चोटियां होती हैं, है ना? तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जिंदगढ़ा। हाँ, एक बात और, हमारे सोर्स नोट्स में दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है, तो हम सिर्फ उसी जानकारी पर टिके रहेंगे जो हमारे पास पक्की है। एक दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी घाट कोई एक सीधी लगातार चलने वाली रेंज नहीं है, नहीं, बल्कि ये कई अलग अलग पहाड़ियों से मिलकर बनी है। इनमें जो मुख्य हैं वो हैं नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, जावाड़ी, शेवराय, पंचमलाई, सीरूमलाई, पलनी और वरुशनाथ। ये सब मिलकर पूर्वी घाट को बनाते हैं। अब जरा इस नक्शे को देखिए, इससे हमें पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी घाट तट के साथ साथ कैसे फैला हुआ है, और अभी हमने जिन अलग अलग पहाड़ियों के नाम लिए वो सब कहाँ पर हैं। इससे सब कुछ समझना आसान हो जाता है। चलिए, पूर्वी घाट से अब हम भारत की एक और बहुत बड़ी भौगोलिक खासियत की तरफ बढ़ते हैं, और वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले और उपजाऊ इलाकों में से एक है, ये तो हम सब जानते हैं। तो सवाल उठता है, ये इतना बड़ा मैदान बना कैसे? असल में इसका पूरा श्रेय जाता है 3 बड़ी नदी प्रणालियों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लाखों सालों से ये नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी या अवसाद कहते हैं, बहाकर लाती रहीं और यहां जमा करती रहीं, और इसी से बना ये विशाल मैदान। अब इतने बड़े मैदान को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें, मतलब पहाड़ों से नीचे मैदानों की ओर, तो इन मैदानों का एक खास क्रम है, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले आता है शिवालिक, उसके ठीक नीचे पथरीला भाबर, फिर आता है नम और दलदली तराई, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला बांगर, और आखिर में सबसे नई और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वाला खादर। ये क्रम जमीन और मिट्टी में होने वाले बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। इससे पहले कि हम इन क्षेत्रों की गहराई में जाएं, जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि उत्तर भारत का ये विशाल मैदान कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये देश के कितने बड़े हिस्से में फैला है, और यहीं से इसकी जबरदस्त कृषि और आर्थिक अहमियत समझ में आती है। तो चलिए अब इस क्रम में जो पहला क्षेत्र है यानी भाबर, उसको थोड़ा करीब से देखते हैं। ये मैदानों की श्रृंखला में सबसे उत्तरी पट्टी है। आप कह सकते हैं ये पहाड़ों के बिल्कुल कदमों में बसा है। तो इसकी लोकेशन क्या है? भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में पड़ता है। एक तरह से ये पहाड़ों और मैदानों के बीच का ट्रांजिशन जोन है। यहाँ की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पेड़ पौधे मतलब वनस्पति लगभग ना के बराबर होती है, और इसका कारण है इसकी ज़मीन की बनावट, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ये जो पट्टी है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। इसकी चौड़ाई जगह के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर ये करीब 8 से 16 किलोमीटर के बीच ही होती है। तो यहाँ की सबसे हैरान करने वाली चीज़ क्या है? देखिए, भाबर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ नदियाँ और छोटी छोटी धाराएं मानो गायब हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल गायब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ों से लाए गए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर और बोल्डर से भरा है। तो पानी सतह पर बहने के बजाय इन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है। और इन्हीं सब वजहों से, मतलब पथरीली जमीन, सतह पर पानी का ना होना और पेड़ पौधों की कमी, ये इलाका खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ठीक है, तो अब हम भाबर से थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं और तराई क्षेत्र में पहुंचते हैं, और आप देखेंगे कि ये भाबर से कितना ज्यादा अलग है। इसकी लोकेशन तो बहुत सीधी है। तराई क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में फैला हुआ है। भाबर से बिल्कुल उल्टा, जहां बहुत कम पेड़ पौधे थे, तराई क्षेत्र अपनी घनी हरियाली, ऊंची ऊंची घास और जंगलों के लिए मशहूर है। मतलब एक बहुत ही हरा भरा और जीवन से भरा हुआ इलाका। तराई की जो पट्टी है वो भाबर से ज्यादा चौड़ी भी है। इसकी चौड़ाई आमतौर पर 20 से 30 किलोमीटर के बीच होती है। अच्छा, याद है वो नदियां जो भाबर में पत्थरों के नीचे गायब हो गई थीं? तो वो नदियां तराई में आकर फिर से जमीन की सतह पर आ जाती हैं। कमाल है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, तो पानी नीचे नहीं जा पाता और सतह पर ही फैल जाता है। और इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र दलदली और नम रहता है। अब जाहिर है, जहां पानी की इतनी बहुतायत हो और मिट्टी भी उपजाऊ हो, वो इलाका खेती के लिए बहुत ही शानदार होगा। तो तराई क्षेत्र खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलें खूब उगाई जाती हैं। तो इन सब बातों से हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, एक ही नदियों से बने दो बिल्कुल सटे हुए इलाके, भाबर और तराई, फिर भी दोनों में खेती, वनस्पति और जीवन के लिए इतने जबरदस्त फर्क क्यों हैं? इसका जवाब, जैसा हमने देखा, उनकी जमीन की बनावट और पानी के बर्ताव में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।